प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां भौतिक विज्ञान के हम ऐसे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का स्टडी करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, डीईईओ, एलडीसी, मल्टीटास्किंग, जीडी कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, रेलवे टेक्निकल नॉन टेक्निकल, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सी सेट, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सी टेट, एस टेट, दरोगा, बीएड जैसे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज हम 25 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस फिजिक्स के 25 क्वेश्चन वाले सीरीज का जो है 76वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, इसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग है, ऑप्शन सी है वर्ण परिप्रेक्षण यानी कि डिस्पर्सन है, और ऑप्शन डी है दृष्टि यानी दृश्य का बना रहता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से क्या होता है कि सूर्य जो है इस पृथ्वी, जैसे ये आपका पृथ्वी हो गया, तो इसके सिधाई अगर बात करेंगे तो सूर्य जो होता है नीचे चला जाता है, फिर भी जो है इसका यहाँ पर जो हवा होता है इसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका ऊपर प्रकाश आता है, जिसकी वजह से कि हमें सूर्य दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि जो है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर बढ़ जाता, या फिर लगभग आधा हो जाता। तो देखो वायुमंडल नहीं रहता तो दिन का अवधि जो है कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है देखिए, ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे जो है पृथ्वी, ठीक है। अभी क्या होता है कि सूर्य जो है पृथ्वी के इस तल से अगर बात करेंगे तो जब नीचे ही रहता है तब तक क्या होता है कि यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर चूंकि इसके ऊपर जो है एटमोस्फियर है, मतलब कि एयर है, तो इस एयर की वजह से क्या होता है कि ये जो आपका सूर्य सिधाई में आने के पहले ही दिखाई देता है और नीचे तक जाने के बाद जो है ये दिखाई देता रहता है, जिसकी वजह से कि आपका दिन का लंबाई जो है बढ़ जाता है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा कि अगर ये वायुमंडल नहीं रहता पृथ्वी के चारों ओर तो इसकी वजह से क्या होता है कि सूर्य जो है आपका जब यहाँ पर आता तब दिखाई देता और यहाँ पर आता तब ही जो है ये डूब भी जाता है, यानी कि जो है इतना जो है समय का मतलब कि कमी हो जाता है, यानी कि दिन का जो है समय कम हो जाता है, अवधि जो है कम हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल प्रतीत होते हैं, इसका कारण है। तो आप देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाशीय दृष्टि भ्रम, ऑप्शन बी है व्यतिकरण, और ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है इनकी आकृति में वास्तविक परिवर्तन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से क्या होता है कि क्षितिज के नजदीक आने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों जो है वो इलेप्टिकल प्रतीत होने लगते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का डैश यानी कि है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा परिक्षेपण है, या फिर प्रकीर्णन है, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या फिर परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई इंद्रधनुष का जो बनने का प्रोसेस होता है इसमें जो है वायुमंडल के वर्तमान जो जल की बूंदे होती हैं उनके द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष सूर्य की ओर दिखाई देता है, मतलब दिखाई पड़ता है, या फिर सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है, या फिर सूर्य की स्थिति पर आधारित न होकर किसी भी दिशा में दिखाई पड़ता है, या फिर सूर्य न हो तब भी दिखाई देता है। तो सूर्य नहीं होगा तो फिर आपका तो दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है आपका प्रकाश के अपवर्तन कारण दिखाई देता है। जब प्रकाश ही नहीं रहेगा, सूर्य नहीं रहेगा तो प्रकाश नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड कर रहा है तो सूर्य के स्थिति पर जरूर जो है आपका आधारित होगा, तो ये भी आपका आधारित न होना जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। और सूर्य की ओर दिखाई नहीं देगा बल्कि सूर्य के विपरीत ओर दिखाई देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हो गया सूर्य, अब सूर्य से जो आपका प्रकाश निकलेगा तो ये हो गया आपका एक बूंद, तो इससे हो करके आपका जब पार करेगा तभी तो जा करके यहाँ पर आपका इंद्रधनुष जो है दिखाई देगा।
यानी यहाँ पर जो है बूंद, पानी का जो बूंद है, इससे जो है आपका अपवर्तन होगा, तो इसके दूसरे तरफ में, यानी सूर्य जिधर रहेगा, सूर्य जिस दिशा में रहेगा उसके विपरीत दिशा में जो आपका दिखाई देगा इंद्रधनुष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, क्योंकि प्रिज्म का कांच प्रकाश को रंगीन बना देता है, ये गलत है, प्रिज्म नहीं बनाता है। दूसरा है कि भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है, इसी की वजह से जो है ये अलग अलग कलर में दिखाई देता है, ये आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं है। प्रकाश के विवर्तन के कारण ऐसा होता है, ये भी आपका जो है सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर जो था वो था भिन्न वर्ण का, मतलब अलग अलग जो कलर के जो प्रकाश होते हैं, ये कांच में अलग अलग स्पीड यानी कि वेलोसिटी के साथ में जो है गमन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से कि ये अलग अलग रंगों में बिखर जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्ण अनुक्रम में कौन सा उचित उचित रूप में है, ठीक है। तो इसका जो है आपने याद किया होगा, भिव गियोर, VIBGYOR, विवग्योर, ठीक है। तो यहाँ पर वी से हो गया वायलेट, ठीक है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, वायलेट तो है, इसके बाद से जो है आपका बी यानी कि जो है ब्लू भी हो गया, और आर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये हो रहा है, लेकिन इसके बाद देखते हैं, ये आपका अनुक्रम में पूछा हुआ है ना, तो ये आपका जो है कहीं कहीं से हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हरा है यानी कि जो है आपका ग्रीन हो गया, इसके बाद से देखिए यहाँ पे नारंगी, वो भी, ये भी आपका नहीं हो रहा है। रेड और ग्रीन, तो रेड और ग्रीन ये तो उल्टा हो जा रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि जो है आपका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्लू, यानी कि ये हो गया आपका ब्लू, इसके बाद जो है आपका ग्रीन, यानी कि ये हो गया आपका जो है ग्रीन यानी कि हरा, और ये हो गया आपका वाइट। तो ये देखिए आप लोग जो है ये एकदम लाइन से हो रहा है। तो देखिए पहला भी जो है ठीक ही था, बट यहाँ पे क्या कहीं कहीं से था, ठीक है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो रहा था। तो सबसे सटीक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला, हरा और पीला। देखिए यहाँ पर जो है आपका ब्लू, ग्रीन और येलो, ये तीनों जो है यहाँ पे हमें जो है इस अनुक्रम में जो है ये उचित क्रम में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है प्राथमिक वर्ण है। तो प्राथमिक वर्ण मतलब कि प्राइमरी जो कलर होता है वो क्या होता है, तो प्राथमिक कलर वो होता है ना जो कि दूसरे अलग अलग जो है प्रकार के, यहाँ पे वर्ग नहीं होकर के वर्ण होना चाहिए था, ठीक है। तो अलग अलग दूसरे जो है वर्णों को बिना मिलाए ही जो मतलब कि बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक वर्ण, यानी कि जिसके लिए जो है दूसरे किसी कलर को जो है मिलाने की जरूरत नहीं होती है। तो प्राथमिक वर्ण वे वर्ण हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और सेकेंडरी क्या होता है, जो मिश्रण से बनता है वो सेकेंडरी हो जाता है, यानी कि द्वितीयक हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे तीन प्राथमिक वर्ण कौन से हैं। तो तीन प्राथमिक वर्ण जो है वो है नीला, हरा और लाल। ये तीनों जो होता है वो बिना किसी दूसरे रंग के मिलाए ही बिना किसी दूसरे रंग के मिलाए ही बन जाता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला, हरा और लाल, ये तीनों जो है आपके प्राथमिक वर्ण है। तो यहीं पे जो हम लोग जिक्र कर लेते हैं सेकेंडरी वर्ण भी क्या होता है। देखिए हमने क्या बताया, नीला तो ये हो गया आपका जो है ब्लू यानी कि नीला, और इसके बाद मैंने बताया कि हरा तो ये हो गया आपका जो है हरा, और ये हो गया आपका लाल यानी कि ये है आपका लाल, ठीक है। तो ये तीनों जो है क्या है, ये तीनों जो है आपके प्राथमिक हैं। ये भी आपका प्राथमिक यानी प्राइमरी हो गया, ये भी आपका प्राइमरी हो गया, और ये भी आपका जो है प्राइमरी हो गया। तो अब देखिए सेकेंडरी, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी जो होते हैं उन दो को मिलाकर से सेकेंडरी बनता है। तो रेड और ब्लू ये दोनों मिलकर, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है आपका रेड और प्लस में आपका हो गया ब्लू, ये दोनों जो है आपका मिल करके क्या बनाता है, तो ये दोनों मिल करके जो आपका बनाता है मैग्नेटा। तो मैगेंटा जो होता है MEGENTA, तो मैगेंटा जो होता है वो कैसे बनता है, तो मैगेंटा आपका बनता है रेड और ब्लू के मिलने से। इसके बाद देख लेते हैं ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो ये ब्लू वाला हो गया, यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे हो गया आपका ग्रीन,
ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये दोनों मिलकर सियान बनाते हैं। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर रेड और ग्रीन मिलकर क्या बनाता है, तो ये हो गया आपका जो है ग्रीन और प्लस ये हो गया ग्रीन, ठीक है। और ये हो गया आपका रेड। ये दो मिलकर क्या बनाता है, तो ये दोनों मिलकर जो आपका येलो बनाता है। तो ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों ये होते हैं आपका जो है सेकेंडरी। ये जो है आपके सेकेंडरी कलर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये दोनों हैं आपके रेड ग्रीन और ब्लू, ये दोनों क्या हैं, तो ये जो है ये सॉरी ये तीनों क्या हैं, तो ये हैं आपके प्राइमरी कलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के सदृश यानी कि एनालोगस होता है। तो उसका जो फिल्म होता है, देखिए हमारे अगर नेत्र में देखेंगे तो मानव नेत्र में जो है आपका दृष्टि पटल मतलब एक पर्दा हो गया जिस पर कि इमेज बनता है। उसी प्रकार से फिल्म जो होता है ना, कैमरे में जो फिल्म लगाया जाता है वो आपका एक दृष्टि पटल होता है, यानी दृष्टि पटल मतलब कि आपका जो है पर्दा होता है, सॉरी, जिस पर कि आपका इमेज बनता है। तो हमारे नेत्र मतलब आंख में जो है रेटिना एक पर्दा होगी जिस पर कि इमेज बनता है, और कैमरे में जो है जो फिल्म रहता है उस पे क्या होता है कि वो एक पर्दा के रूप में काम करता है जिस पर कि जो इमेज होता है वो बनता है। तो इसमें फिल्म जो है हमारे रेटिना का एनोलोगस होता है यानी कि सदृश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में असमर्थ होता है, यानी कि जो है समर्थ नहीं होता है। इसका कारण है नेत्र का शीघ्र ही स्थिति अनुरूप समंजित नहीं कर पाना, और दूसरा है क्षण भर के लिए दृष्टि पटल का असंवेदनशील हो जाना, और तीसरा है परितारिका द्वारा पुतली को तुरंत न फैला पाना, और चौथा ऑप्शन है कि लेंस व दृष्टि पटल के अंतराल को समायोजित करने में देरी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है परितारिका जो होता है, ये जो है आपका क्या होता है कि तुरंत जो है पुतली को फैला नहीं पाता है, जिसकी वजह से कि हम लोग नहीं देख देख पाते हैं। क्योंकि हम जो हैं अब क्या बोलते हैं, हम जो है बाहर रहते हैं तो परितारिका जो होता है वो सिकुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश रहता है, और जब अचानक से अंदर आते हैं तो तुरंत जो है ये फैला नहीं पाता है, जिसकी वजह से कि हम तुरंत नहीं देख पाते हैं। तो परितारिका द्वारा जो है पुतली को तुरंत नहीं फैला पाना जो है तेज प्रकाश से कम प्रकाश में आने पर नहीं दिखाई देने का कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है नेत्र का समायोजन नेत्र की पुतली के माप में परिवर्तन से होता है, परितारिका के संकुचन से होता है, या रोमाक पेशियों जिसको सिलियरी मसल्स कहते हैं के द्वारा होता है, या फिर दृष्टि पटल की अग्रगामी गति से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सिलियरी मसल्स होते हैं हमारे नेत्रों में, इन्हीं के जो है फैलने और सिकुड़ने की वजह से जो है नेत्र का समायोजन होता है। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा यानी कि ऐनक लगाना पड़ता है, क्योंकि नेत्र लेंस कमजोर हो जाते हैं, या फिर नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है, या फिर नेत्र गोलक यानी जो आई बॉल होता है कुछ छोटा हो जाता है, या फिर नेत्र के लेंसों की आवर्धन क्षमता कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो आपका नेत्र का समायोजन क्षमता होता है ना, ये घट जाता है वृद्धावस्था में, जिसकी वजह से कि लिखने और पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आकाश की नीलिमा का कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है उसका वास्तविक नीला वर्ण ही है, और ऑप्शन बी है पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा कुछ, यहाँ पे वर्णगो नहीं होकर के वर्ण होना चाहिए, वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक किरणन होना, और ऑप्शन सी है सभी वर्गों के व्यतिकरण से उत्पन्न नीला वर्ग सॉरी नीला वर्ण, और इसके बाद जो है आपका ऑप्शन है श्वेत प्रकाश में नीला घटक अधिक प्रबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे ज्यादा जो है आपका ये जो बैगनी रंग होता है उसका जो है प्रकीर्णन होता है, और उसके बाद जो है आपका नीला रंग होता है इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रकीर्णन होने की वजह से क्या होता है कि पूरा आकाश जो है नीला कलर का दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं हम लोग नीलिमा। तो आकाश में जो है नीलिमा का जो कारण है वो है कि पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा क्या होता है कि जितने भी अलग अलग प्रकाश के जो है वर्ण होते हैं उनकी तुलना में नीला वर्ण का जो है ज्यादा प्रकीर्णन होता है, और इसीलिए जो है आकाश नीला दिखाई देने लगता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 90 नंबर क्वेश्चन है और इस सेट का जो है 15वां क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट को बाह्य अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है? श्वेत प्रतीत होता है या फिर श्याम प्रतीत होता है या फिर गहरा नीला प्रतीत होता है या फिर सिंदूरी प्रतीत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्याम यानी कि जो है आपका काला प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। श्याम मतलब काला प्रतीत होता है। जो भी एस्ट्रोनॉट बाहर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उनको जो है अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री दिन के समय तारे नहीं देख पाता है या फिर तारों को बिल्कुल भी नहीं देख पाता है या फिर दिन के समय सूर्य के विपरीत दिशा में तारों को देख पाता है या फिर सभी दिशाओं में दिन के समय में तारों को जो है देख पाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है। तो वहाँ पर दिन से और रात से मतलब नहीं है, वहाँ पर जो है दिन के समय में वो चारों तरफ में जो है तारों को देख पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है क्योंकि दिन के अंत में सूर्य अति तप्त होता है, संध्या में सूर्य में हीलियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, या फिर जो है ऑप्शन नंबर सी है, सूर्य केवल नारंगी लाल वर्ण का प्रकाश उत्सर्जित करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिससे कि अन्य वर्ण प्रकीर्णित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्या होता है कि ये जो आपका पृथ्वी है ना, जब सूर्य जो है आपका पश्चिम दिशा में रहता है तो इस समय क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और इस वजह से क्या होता है कि इस वायुमंडल के जो है एक बड़े से हिस्से को पार करने में, यानी कि मोटे से वायुमंडल को पार करने में क्या होता है कि अधिकांश जो प्रकाश के वर्ण होते हैं वो सब प्रकीर्णित हो जाते हैं, इधर उधर जो है आपके फैल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नहीं पहुंच पाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो पहुंच पाता है वो आपका नारंगी लाल कलर का जो वर्ण होता है प्रकाश का, वही पहुंच पाता है। इसीलिए जो है हमें सूर्य जो होता है वो गहरा नारंगी लाल आभायुक्त हमें जो है प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, ऐसा पतली फिल्म द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी बुलबुलों द्वारा प्रवर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश के वर्ण परिक्षेपण के कारण होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है साबुन के घोल की वर्ण विशेषताओं के कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, ऐसा बुलबुलों के द्वारा प्रवर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। अब साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि ये जो आपका व्यतिकरण है ये होता क्या है। तो इसका परिभाषा हम लोग बता सकते हैं कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तिरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो ऐसे में क्या होता है कि उनके अध्यारोपण के फल स्वरूप प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित हो जाती है, और इसी घटना को जो है हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण करते हैं कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है वस्तुओं, 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है कि वस्तुओं की त्रिआयामी यानी कि जो है 3D प्रतिबिंब, जैसे इसको हम 3D यानी कि 3 डायमेंशनल इमेज भी बोलते हैं, तो वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंब यानी 3 डायमेंशनल इमेज के अभिलेखन की तकनीक क्या होती है? ऑप्शन ए है श्रव्यता आलेखन यानी कि ऑडियोग्राफी, या फिर ऑप्शन बी है कोश क्रमानुलेखन यानी कि जो है आपका लेक्सिकोग्राफी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है होलोग्राफी यानी कि स्वलेखन, और ऑप्शन नंबर डी है फोटोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर है होलोग्राफी। होलोग्राफी में क्या होता है कि 3D जो इमेज होता है उसको अभिलेखित किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में क्या होता है? पदार्थ का अभिगमन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर जो ऊर्जा का अभिगमन होता है, या द्रव्यमान का अभिगमन होता है, या फिर किसी भी पदार्थ का जो अभिगमन नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के जाने में क्या होता है कि ऊर्जा का अभिगमन यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का तरत्व यानी कि पिच यानी कि जो है आपका तीक्ष्णता या फिर उसको श्रिलनेस कह सकते हैं, का निर्धारण ध्वनि के किससे होता है? वेग से होता है, या फिर आयाम एम्पलीट्यूड से होता है, या फिर आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी से होता है, या फिर प्रबलता यानी कि लाउडनेस से होता है? तो ध्वनि का जो तारत्व है ना, पिच जो है ना, ये आपका आवृत्ति से होता है।
कितना ज़्यादा आवृत्ति रहेगा उतना ही ज़्यादा हाई पिच रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण उसकी उच्च आवृत्ति होती है या फिर जो है आपका उच्च आयाम होता है या फिर निम्न आवृत्ति होती है या फिर कमजोर वाक् तंतु होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उच्च आवृत्ति की वजह से जो है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वर जो है काफी तीक्ष्ण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से होता है या फिर आवृत्ति से होता है या फिर तरंग दैर्घ्य से या फिर वेग से होता है। इसका करेक्ट आंसर है आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड से होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है। तो देखिए यहाँ पे है निर्वात, जल, वायु और इस्पात। देखिए सबसे कम जो है ना आपका वायु में हो, निर्वात और वायु में हो जाएगा, उसके बाद से जल में उससे ज़्यादा हो जाएगा और सबसे ज़्यादा हो जाएगा इस्पात में, यानी सॉलिड में जो है गैस और लिक्विड की तुलना में ध्वनि ज़्यादा तेज चलता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज इस सेट का, ध्वनि उच्चतम वेग से गमन करती है किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में या फिर 30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में या फिर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में या फिर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में। तो देखिए सबसे पहली बात कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो है आपका जो है स्पीड आपका बढ़ता है। दूसरी बात कि अगर जितना ही ज़्यादा आर्द्र रहेगा उतना ही ज़्यादा जो है आपका ये स्पीड भी आपका जो आर्द्रता जब बढ़ता है तो स्पीड भी आपका बढ़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर सबसे अधिक कितना है, 30 डिग्री है। तो एक 30 डिग्री यहाँ है और एक 30 डिग्री यहाँ है। दूसरा हमने क्या बताया कि आर्द्रता बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो यहाँ पे शुष्क वाला पे आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे आर्द्रता वाला में हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है बेहतर तरीके से ये 25 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।